मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया। लंग्स कैंसर पेशेंट्स जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, नाजुक सब्जेक्ट है, जिसमें पहले तो इमोशनल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस स्टेज में आते हैं, गांव से आते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक्वाइंट होने में बहुत टाइम लगता है, डरे हुए रहते हैं। गांव में जब निकलते हैं वहां से तो शुरुआत ही उनकी ऐसी होती है कि मैंने पूरे गांव में एक ही पेशेंट है, तो बहुत डरे हुए रहते हैं। जब बम्बई में आ जाते हैं और टाटा हॉस्पिटल को देखते हैं तो जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पहले डरते हैं, उसके बाद धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर से, सिस्टम से और बाकी सारी प्रोसीजर से, प्रोटोकॉल से एक्वाइंट होने लगते हैं। धीरे धीरे पता चलने लगता है। उसके बाद जाके उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज है, फिनेंशियल फैसिलिटीज, जो हमें यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, कुछ लोगों को ये बहुत देर के बाद पता चलता है, जबकि उनकी सारी जेब खाली हो चुकी होती है और कहीं से पैसे बोरो किए होते हैं। तो हम अभी बात करेंगे कि फिनेंशियल जो स्ट्रेस आता है, जो स्ट्रेन आता है, उसको कैसे रिलीज किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, और कौन से सोर्सेस है फंड्स के, जहाँ से फंड्स मिले, जहाँ से उनकी जरूरतें पूरी हो। तो फंड्स के सोर्सेज जो होते हैं, ये दो तरह के फंड्स के सोर्सेज होते हैं। पहला होता है जो उनका अधिकार होता है, जो उनका हक होता है, वो है गवर्नमेंट फंड्स, सरकारी पैसा जो सरकार से मिलता है। तो गवर्नमेंट फंड्स में हमें महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, MJPJY, और आयुष्मान है। ऑल ओवर इंडिया में एक स्टेट का है और एक आयुष्मान है। कुछ स्टेट अपना स्टेट का खुद का चलाती है, तो जैसे कि वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है। तो मतलब दो फंडिंग सोर्सेस तो है ही है, दो स्कीम्स तो है ही है। जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में MJPJY और आयुष्मान, इस दोनों जगह से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अगर फीमेल पेशेंट है या बच्चा पेशेंट, मतलब स्मॉल किड पेशेंट है, तो उनके लिए MOH, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है, उससे कुछ फंडिंग मिल जाती है। तो वो एक सोर्स हो गया। तो ये है सरकारी सोर्सेस। दूसरी चीज है जो सोर्सेस है एनजीओज के, जो ट्रस्ट के सोर्सेस है। ट्रस्ट के सोर्सेस में जो यहाँ पर ट्रस्ट है, जो एनरोल्ड हो चुकी है या टाटा हॉस्पिटल से टाइप हो चुकी है, वो बहुत सारे पेशेंट्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो फंड प्रोवाइड करने के लिए उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पहले तो कॉस्ट सर्टिफिकेट जो डॉक्टर साहब देते हैं। दूसरा, उनका एक अपना निजी एप्लीकेशन की मुझे ये मदद चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड होता है। चौथा, इनकम सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट अथॉरिटेटिव पर्सनल से, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ, तहसीलदार हुआ। तो इन लोगों से अगर सर्टिफिकेट मिलती है तो वी कैन डेफिनेटली कंसिडर दैट, और वो इनकम सर्टिफिकेट माना जाता है। तो ये सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स वो लेके आने के बाद हम उनको अलग अलग ट्रस्ट में भेजते हैं, अलग अलग एनजीओ के पास भेजते हैं। कुछ फंड जो होता है टाटा का CSR के तहत भी आया हुआ रहता है, उसमें से भी हम मदद करते हैं। इस तरह से हम ये दो चीजों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक सरकारी पैसा, जो सरकारी गवर्नमेंट फंड है। दूसरा, एनजीओ के ट्रस्ट जो है, उनके यहाँ से, उनके माध्यम से आया हुआ फंड। अब तीसरा जो है, बहुत सारे लोग नहीं बात करते या छुपाते हैं,
अब अगर वो काम करते हैं किसी जगह पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पर उनका सैलरी से ईएसआईसी माने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम से या कॉर्पोरेशन के हिसाब से उनका कुछ पैसा उनके सैलरी से कटता है। अब होता यूं है, उस सैलरी से कटा हुआ पैसा ईएसआईसी में अगर जाता है तो उसका एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर से वो वहां पर एनरोल करके थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा तो वो कैशलेस बन जाता है। तो ही कैन यूटिलाइज अप टू 15 to 20 लाख रुपीज, 15 से 20 लाख रुपया तक वो यूज कर सकता है ईएसआईसी के माध्यम से। तो ये ईएसआईसी जो है ये बहुत मायने रखता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट का ही फंड है। फोर्थ सोर्स जो है वो खुद का सोर्स, माने जो मेडिक्लेम होता है या उन्होंने कहीं इंश्योरेंस निकाला है जो मेडिकल के कंसर्न में है, तो दे कैन डेफिनेटली यूटिलाइज दैट। अब उसमें क्या होता है, कुछ होता है मेडिक्लेम कैशलेस और कुछ होता है रीइंबर्समेंट मेडिक्लेम, जिसमें आपको पहले तो पैसे भरो फिर रिइंबर्स करो, या फिर आप थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाओ जिससे आपको कैशलेस माने वो फॉर्म यहाँ पर सबमिट करो और वो सारे पैसे जो है हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। तो ये सारे जो है ये सोर्सेस ऑफ फंड्स है। अब ये फंड्स अगर हो जाते हैं कंप्लीट तो भी कुछ समस्याएं बाकी रह जाती है, जैसे कि दूर दराज में आ गए, कहाँ रहेंगे, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का एक म्हाडा इंस्टीट्यूट है, मतलब म्हाडा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टाटा हॉस्पिटल को 100 फ्लैट्स दे के रखे हैं। सो वी डू प्रोवाइड दैट। उसके बावजूद अपने टाटा हॉस्पिटल के कुछ एकोमोडेशन सेंटर से लगी बोर्जेस होम है, जिसमें हम बहुत सारे पेशेंट्स को एकोमोडेट करते हैं। और भी एनजीओज है जिसके साथ हमने टाइप करके रखा है। मोर देन 20 to 22 एनजीओज है जिसके साथ हमने टाइप करके रखा है जो एकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब इसमें प्रॉब्लम और हमारे सामने जो चैलेंजेस आती है वो ये है कि पेशेंट्स जो है 40,000 पेशेंट्स आर एनरोल्ड इन अ ईयर, 40,000 पेशेंट्स एनरोल्ड है। और एकोमोडेशन सेंटर जो है 20-25 एकोमोडेशन सेंटर्स हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 3 हजार पेशेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, वो भी यदि 10 दिन का फासला रखे तो, सॉरी 1 महीने का फासला रखे तो, अगर 1 महीने में निकालना है तो। लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो है 3 से लेके 6 महीने तक उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उनका प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें 3 से 6 महीने तक लग सकती है। तो इतने सारे समय पर रखने के लिए इतने सारे रूम प्रोवाइड करना, वो भी बम्बई जैसे एरिया में, एक बिगेस्ट चैलेंज। तो इसके इसके साथ जूझने के लिए हमने बहुत सारे एनजीओ के साथ टाइप किया है, जिसके तहत हम बहुत सारे पेशेंट्स को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था सारा रिसोर्सेस, एकोमोडेशन। उसके बावजूद अगर समझ लो किसी को यहाँ पर ऐसे लगा कि नहीं मुझे तो गांव जाना ही बेहतर रहेगा, तो उसके लिए हमने रेलवे के साथ भी टाइप करके रखा है, जो हम यहाँ से रेलवे कंसेशन फॉर्म जो है वो देते हैं। तो कंसेशन फॉर्म में पेशेंट्स को कोई टिकट नहीं लगता है, लेकिन जो अटेंडेंट है उसको 50% टिकट लगता है। तो इसके साथ तो रहने का हो गया, कुछ फंड्स का जनरेशन हो गया, और कुछ जाने का भी हो गया, कंसेशन मिला। तो इस तरह हम इसको पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं, मतलब पेशेंट को सेंटर में रख के जो कुछ भी फैसिलिटी बना सकते हैं हम पेशेंट को सेंटर में रख के बनाते हैं, एज पर हिज रिक्वायरमेंट एंड एज पर हिज नीड। एज फार एज गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न, वो तो हर जगह के लिए है, मतलब वो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अब रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट जो है ये मुंबई में हॉस्पिटल होने के वजह से जो मुंबई में संस्था है, हमने उनके साथ टाइप करके रखा है। तो उनके लिए भी ये अच्छा होता है कि वो पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी भी तसल्ली होती है, क्योंकि फाइनली जो डोनर है, जो पैसे दे रहा है,
उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना, ये पहला तो हमारा काम है। अगर डोनर कहता है कि आई जस्ट वांट टू गिव टू दी मुंबई और टू दी महाराष्ट्र और टू दी इंडियन पेशेंट्स एंड दोज हु आर ट्रीटेड इन टाटा हॉस्पिटल, तो हम पहले रिस्पेक्ट उनकी करते हैं जिन्होंने ये पैसा दिया है। तो इस तरह से जो सेंटर जिस राज्य में, जिस इलाके में, रीजन में है, वो अगर उनके एनजीओ को टाइप करे या वहाँ के किसी सोर्स को ढूंढे, तो वहां पर भी ये मुमकिन है। टू बी वेरी पॉजिटिव, थिंकिंग अबाउट अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिला है। लेकिन इसमें दिक्कतें ये आती है कि अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। एक दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये भी है कि कुछ गवर्नमेंट के पैकेजेस होते हैं, उस पैकेज में अगर ये डिसीज फिट बैठती है, उसमें आती है, तो डेफिनेटली उस पैकेज के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। अगर वो पैकेज में नहीं है एनरोलमेंट, तो उस पैकेज के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। तो किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर वो टाइड अप है गवर्नमेंट के साथ, तो वहां पर मिलता ही मिलता है। बट दैट हॉस्पिटल नीड टू टेक एन इनिशिएटिव। ओके, सो मेन मेन रूप से पेशेंट को ये करना है कि सबसे पहले अगर उनको फंड की जरूरत है, तो जो भी हॉस्पिटल में वो इलाज ले रहे हैं उनके सोशल वर्कर डिपार्टमेंट में मिले। फिर अगर अगर वो बोलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जिस तरह से चाहिए वो करें। एंड तीसरा है कि क्या क्या स्कीम अवेलेबल है, वो सोशल वर्कर से बात करें, तो पॉसिबल है कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी हेल्प हो सकता है। जी सर। करेक्ट। एक बात और आती है सर, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट भी हैं कि जब भी उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो खेती करता हूँ, या मेरे पास ये सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, और मैं सोशल वर्कर जाता हूँ तो वहाँ सैलरी सर्टिफिकेट मांगते हैं जबकि मेरे पास नहीं है। तो सर इसके पीछे रीजन क्या है, और इससे पेशेंट का फायदा क्या है चीजों को, वो क्या है सर, क्यों क्यों मांगा जाता है उनको, और उससे क्या पेशेंट को बेनिफिट है, और क्या आप लोग जानना चाहते हैं? होता क्या है, टाटा हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट जो है ना, अगर पूरी तौर से 360 डिग्री में देखी जाए, तो हमारे पास जो आज तक अप्रोच हुए हैं, सिर्फ कॉस्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने जनरेट किए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है 110 करोड़, 110 करोड़। मैं टाटा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अब अगर 110 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और फंड्स अवेलेबल कितने हैं? फंड्स अवेलेबल है 72 करोड़। तो फंड्स बहुत कम है और रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। अब अगर सबको देना चाहे तो किसी की भी जरूरत पूरी नहीं होगी और कोई भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होगा, या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ये एक बात हमको प्रैक्टिकली देखनी होगी। अच्छा, दूसरी बात, तो ये मैंने बात की कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट, इसको मद्देनजर रखते हुए लिया जाता है। अब देखिए, लाइन में सब खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग लाइन में खड़े हैं और मेरे पास अभी 10,000 है। अगर मैं चाहूँ एक एक हजार सबको दूं, तो सबको एक एक हजार मिल जाएगा, बिकॉज आई हैव ओनली 10,000। सबको एक एक हजार मिल गया। उसमें से 3 लोग ऐसे थे कि जिनको अगर अभी इस वक्त 5,000 नहीं मिलेंगे तो कीमो नहीं ले पाएंगे और ट्रीटमेंट को छोड़ के जाना होगा। अब उन तीनों को मिला कितना है? 1,000 रुपया। उनको कम कितना पड़ रहा है? और 4,000 रुपया। अब बाकी के लोग जो है, उनके पास 5,000 रुपया है, क्योंकि उनकी माली हालत उतनी बुरी नहीं थी, उनके पास है, लेकिन मिल रहा है करके वो भी लाइन में खड़े हो गए और उन्होंने 1,000 रुपया ले लिया। अब हुआ क्या, जिनके पास है उनको तो बोनस हो गया, जिनके पास कम था उन्होंने सिर्फ 1,000 लिया, फिर भी ट्रीटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको और भी पैसे कम है। ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, ये 3 पेशेंट अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे और मौत के मुंह में चले जाएंगे, जो कि वेरी रिस्की है। अगर इस बात को
कुछ हद तक बाकी के पेशेंट समझ ले कि मेरे पास तो है, लेकिन मैं अगर किसी और के हक का अगर लूं तो उसका हालत जो है बहुत ही खराब हो जाएगा और क्रिटिकल हो जाएगा। तो मुझे ये हक छीनना है कि नहीं छीनना है, क्योंकि मेरे पास उतनी जरूरत नहीं है जितनी की दूसरे की जरूरत है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब इसको मीट करने के लिए एनजीओज ने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई हम कैसे पता चले कि ये गरीब है या अमीर है। हर कोई, जैसे संजीव जी आपने बताया कि मैं, हर कोई बोलता है कि मैं गरीब हूं, मैं किसान हूं। वैसे देखा जाए तो भारत ही किसान प्रधान देश है, तो हर कोई किसान हो गया। तो अब किसान है तो उसकी माली हालत का बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस हालात में हम लोग उसको सैलरी स्लिप नहीं मांगते या सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट मांगते फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? वहां का तहसीलदार। क्योंकि तहसीलदार भले भांति जानता है कि उस गांव में उस आदमी का इनकम कितना है, क्योंकि वो सारी चीजें वो ग्राम सचिव से मंगा लेता है। इसलिए ये इनकम सर्टिफिकेट जो है बहुत जरूरी है। होप आई सेटिस्फाइड यू। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उससे पता चले कि भाई इसका सैलरी कहाँ कट रहा है, उसके सैलरी से कुछ डिडक्शन है क्या, और अगर है तो हम उसे गाइड करते हैं। और अगर इन केस क्या कटने के बाद भी किसी कारण अगर वो नहीं एलिजिबल है या फिर उसको नहीं मिल सकता है, तो हम वो कंसीडर करके फिर दूसरे कोई सोर्सेस है तो उसे ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो उसके हक का पैसा है, हम चाहते हैं कि वो उसे पहले मिले, और वो बड़े पैमाने पर पैसे आते हैं। क्योंकि अप टू 15 lakhs इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। उसका सारा काम हो जाएगा, उसका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो तुरंत निकल जाएगा।